हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिकल इंसेम्बल्स। तो आज हम देखेंगे स्टैटिस्टिकल इंसेम्बल्स क्या होता है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में गिब्स ने जो कंसेप्ट है इंसेम्बल का वो इंट्रोड्यूस किया था। कंसेप्ट ऑफ इंसेम्बल जो है वो गिब्स ने दिया था। बुक में क्या कहा है इंसेम्बल के बारे में कि जो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है उसमें गिब्स ने इंसेम्बल के जो है कंसेप्ट दिया। और it is obvious that very large number of states of gas correspond to a given macroscopic condition of gas because there are infinite number of ways to distribute the molecule in space. गिवन मैक्रोस्कोपिक कंडीशन दिया है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सारी चीजें यहाँ पर दिया है, ठीक है। और हमारे पास एक गैस है, तो इस गैस में बहुत सारे स्टेट्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे तरीके हैं जिसमें हम इस मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर सकते हैं। अब ये जो चीजें हैं वो मैक्रोस्कोपिक लेवल में हो रहा है, लार्ज क्वांटिटी के लेवल में हो रहा है। Through macroscopic measurement, we could not be able to distinguish between two gases existing in different states, two distinct representative points but satisfying the same macroscopic condition. मैक्रोस्कोपिक मेजरमेंट करके, लार्ज क्वांटिटी पे मेजर करके हम गैसेस के जो अलग स्टेट्स है उसको अलग नहीं कर सकते। अलग स्टेट्स का मतलब दो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स होगा। स्टेट को हम पॉइंट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, फेज स्पेस में, गामा स्पेस में। लेकिन जब हम लार्ज क्वांटिटी में देखते हैं तो हम जो है यहाँ पर दो पॉइंट्स को डिस्टिंक्ट अलग नहीं कर सकते। रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स का मतलब क्या है? ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x और px। ये जो x y z है वो बताएगा उसका पोजीशन, x y और z एक्सिस से कितने दूरी पर है, और मोमेंटम बताएगा x y और z एक्सिस पर कितना मोमेंटम है। तो पोजीशन स्पेस और मोमेंटम स्पेस दोनों के कॉम्बिनेशन को, जिसमें 6 कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं, वो हमें जो है पार्टिकल के स्टेट के बारे में बताएगा। और इसी को हम म्यू स्पेस भी कहते हैं, मोमेंटम स्पेस और पोजीशन स्पेस दोनों को। तो ये जो पॉइंट है, ये जो मूविंग पॉइंट है, मूविंग पार्टिकल है, उसके बारे में, उसके स्टेट के बारे में बताने के लिए हमें क्या चाहिए? 6 वेरिएबल्स, 6 कोऑर्डिनेट्स चाहिए ना। हम बहुत सारे पार्टिकल्स को कंसिडर करेंगे जो कि अभी यहाँ पर किया था। तो हर पार्टिकल का जो है क्या होगा? हर पार्टिकल का एक पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होगा जिसको हम एक्स वाई जेड से रिप्रेजेंट करेंगे, और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स भी होगा। तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? Q1, Q2, Q3, Q3n पार्टिकल्स होगा, P1, P2, P3n पार्टिकल्स होगा। n यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, तो हमें 6n डायमेंशनल फेज स्पेस मिलेगा। पहले 6 मिला था क्योंकि एक ही पार्टिकल था, अब यहाँ पर n पार्टिकल्स है, तो 6n डायमेंशनल यानी कि 6n कोऑर्डिनेट्स वाला एक स्पेस हमें मिलेगा, और उसको हम गामा स्पेस कहते हैं। इस चीज को मैंने कॉपी पर भी लिखा है, फाइंड करके। सिंगल पार्टिकल के स्टेट को पता करने के लिए हमें फेज स्पेस की जरूरत पड़ती है, म्यू स्पेस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसमें 6 डायमेंशंस होता है, एक्स वाई जेड, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। और जब n पार्टिकल्स होता है तो उसमें क्या होगा? 3n पोजीशन कोऑर्डिनेट्स होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ इंटू करना है, और 3n मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होगा, 3 + 3 होगा 6, 6n पोजीशन और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स होगा जो बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे। Thus when we speak of gas under macroscopic condition, तो जब भी कभी हम बात कर रहे हैं गैस के बारे में, मैक्रोस्कोपिक कंडीशन के बारे में, तो हम यहाँ पर सिंगल स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहे, इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स, इन्फिनिटी स्टेट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो सिंगल सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे, हम कलेक्शन ऑफ सिस्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर मैक्रोस्कोपिकली हम एक सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे होते हैं, ग्रुप ऑफ सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं, ऐसा गिब्स ने कहा। तो वही चीज यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये जो सिस्टम है वो एक ही जैसा हमें नजर आता है, आइडेंटिकल है उसका कंपोजिशन, ठीक है। जो चीज से बना है वो सेम है, और मैक्रोस्कोपिक कंडीशन भी उसका सेम है, लेकिन जो स्टेट्स है वो अलग है।
अकॉर्डिंग टू गिब्स सच अ कलेक्शन ऑफ सिस्टम, गिब्स के मुताबिक ऐसे जो ग्रुप ऑफ सिस्टम है जिसके स्टेट्स अलग है, पॉइंट्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन अलग है, उसको हम कहेंगे इंसेम्बल। और उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाएंगे, ज्योमेट्रिकली हम दिखा सकते हैं स्टेट्स को। तो इसी के बेसिस पर गिब्स ने यह आइडिया दिया, ज्योमेट्रिकली उसको हम गामा स्पेस के थ्रू दिखाएंगे। जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसके इन्फिनाइट वे से, इसलिए इन्फिनाइट स्टेट्स आए ना, वो हम गामा स्पेस के थ्रू दिखा सकते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा है, जो इंसेम्बल है वो कलेक्शन है लार्ज नंबर ऑफ मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल और इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम्स का। मैक्रोस्कोपिकली आइडेंटिकल का मतलब है सिस्टम जिसने इंसेम्बल को बनाया वो जो है सेम मैक्रोस्कोपिक कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, उसका वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर सारे सेम होंगे। तो इनका जो वॉल्यूम, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर है वो सारे सेम होंगे। मैक्रोस्कोपिक कंडीशन हम उसी को कहेंगे इन सारे सिस्टम का। बाय द टर्म इंडिपेंडेंट सिस्टम, इंडिपेंडेंट सिस्टम का मतलब होता है कि जो सिस्टम है जिसने इंसेम्बल को बनाया है वो म्यूचुअली नॉन इंटरैक्टिंग होगा। जैसे कि गैस में नॉन इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल्स होता है ना, वैसे ही ये सिस्टम्स जो है वो नॉन इंटरैक्टिंग होगा। ठीक है, एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद काइंड्स ऑफ इंसेम्बल दिया है। गिब्स के मुताबिक इंसेम्बल के 3 स्टैंडर्ड टाइप्स है और उसको हम रियल एक्सपेरिमेंट के साथ लिंक कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल, वो नियरली इक्वल हो सकता है। अब यहाँ पर जो 3 टाइप्स है वो है माइक्रो कैनोनिकल इंसिम्बल, कैनोनिकल इंसिम्बल और ग्रैंड कैनोनिकल इंसिम्बल। सबसे पहले हम माइक्रो कैनोनिकल इंसिम्बल के बारे में पढ़ेंगे। जो माइक्रो कैनोनिकल इंसिम्बल है वो कलेक्शन है इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम का जिसका एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम है। ठीक है, इसेंशियली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है म्यूचुअली नॉन इंटरैक्टिंग, एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके कुछ नया नहीं बनाएगा। ठीक है, ये तो इंसेम्बल का डेफिनेशन हुआ। इनका एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सारों का सेम होगा। वैसे सिस्टम्स को हम कहेंगे माइक्रो कैनोनिकल सिस्टम। वो सिस्टम जो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते और जिसमें एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सारों में सेम हो, उस ग्रुप ऑफ सिस्टम को हम कहते हैं माइक्रो कैनोनिकल इंसेम्बल। और सिंपलिसिटी के लिए हम यहाँ पर पार्टिकल्स को क्या मानेंगे, ताकि हमारा प्रॉब्लम जो है वो सिंपल रहे। पार्टिकल जो है सारे एक ही जैसे होंगे, ABCD टाइप के नहीं होंगे। जो इंडिविजुअल सिस्टम होता है माइक्रो कैनोनिकल इंसिम्बल का, उसे रिजिड, इम्परमेबल और वेल इंसुलेटेड वॉल ने सेपरेट किया होता है। अब ये जो सिस्टम है सारे एक दूसरे के साथ नहीं होते, उन्हें सेपरेट किया होता है। किसने सेपरेट किया होता है? एक वॉल ने, जो कि रिजिड, इम्परमेबल और क्या है, इंसुलेटेड वॉल्स है। जैसे कि आइसोलेटेड सिस्टम हम पढ़ते थे, एडियाबेटिक वॉल्स के थ्रू वो अलग होता है कि नहीं, सेपरेटेड होता है। और उसी तरीके से यहाँ पर सिस्टम खुद जो है इंसेम्बल में ऐसे वॉल के साथ सेपरेट होता है। क्यों सेपरेट किया है ऐसे वॉल के साथ? ताकि एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो सेम रहे, नहीं तो ये यहाँ पर एक्सचेंज होने की वजह से इन वैल्यूज में चेंज आएगा। ठीक है, इसलिए सिस्टम को हमने अलग किया है। हर सिस्टम्स को कैसे अलग किया है? एक वॉल के थ्रू जो कि इंसुलेटेड और इम्परमेबल है। इम्परमेबल का मतलब उसमें होल्स नहीं होंगे जिससे वो पार जा सकेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक्सचेंज नहीं होंगे। इंसुलेटेड मींस हीट पास नहीं हो सकता है और यहाँ पर कुछ हम फोर्स तो लगा नहीं रहे, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो वही यहाँ पर लिखा है। फिर उसके बाद कैनोनिकल इंसेम्बल है। पहले माइक्रो उससे छोटा वाला था। ठीक है, अब कैनोनिकल इंसेम्बल में क्या होता है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। कैनोनिकल इंसेम्बल जो है वो कलेक्शन होता है इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम का, जो कि इंसेम्बल का डेफिनेशन है। तो यहाँ पर भी बहुत सारे सिस्टम होंगे जो कि एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। तो वही यहाँ पर लिखा है हैविंग सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। पहले एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स था, अब यहाँ पर टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनमें सेम है।
तो दिस इज अचीव बाय ब्रिंगिंग ऑल द सिस्टम इन थर्मल कॉन्टेक्ट विद अ लार्ज रिजर्वर एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर T। एक रिजर्वर है, सपोज रिजर्वर का मतलब आपको समझ में आता होगा, जो कि एक सोर्स है, ठीक है, सोर्स ऑफ हीट है यहाँ पर। वहां पर जब हम हर सिस्टम को रखेंगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि इसे जो है वो कांस्टेंटली हीट मिलता रहेगा। या हम क्या करेंगे, जितने भी सिस्टम है उसको एक साथ कांटेक्ट में लाएंगे, तो कोई भी सिस्टम जिसका टेम्परेचर हाई है वो दूसरा सिस्टम लेकर जाएगा, क्योंकि कांटेक्ट में है, ठीक है, इंसुलेटेड नहीं है, कांटेक्ट में है, और सारों का टेम्परेचर वैसे जो है कांस्टेंट बन जाएगा। तो हमें हीट रिजर्वर पे रखना है पूरे सिस्टम को, या एक सिस्टम को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रखना है, थर्मल कांटेक्ट में रखना है। तो जो इंडिविजुअल सिस्टम है कैनोनिकल इन सिंबल का, उसको हमने कैसे सेपरेट किया है, एक रिजिड, ठीक है, रिजिड स्ट्रॉन्ग जिसपे फोर्स नहीं होगा, तो वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। इम्परमिएबल बट डाइथर्मिक वॉल्स, इम्परमिएबल वॉल है लेकिन डाइथर्मिक है वॉल। डाइथर्मिक का मतलब कंडक्टिंग, हीट जा सकता है, पार्टिकल्स नहीं जा सकते। परमिएबल, परमिएबल का मतलब होता है उस वॉल में छोटे मोटे होल्स होंगे जिससे पार्टिकल जा सकते हैं। यहाँ पर इम्परमिएबल है, ऐसे वॉल्स नहीं है, तो पार्टिकल्स जो है वो नहीं जा सकते। एज द सेपरेटिंग वॉल्स आर कंडक्टिंग, जो सेपरेटिंग वॉल्स है वो कंडक्टिंग है। हीट कैन बी एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम, हीट जो है वो सिस्टम के बीच में एक्सचेंज होगा टिल दे रीच अ कॉमन टेम्परेचर, जब तक उन्हें कॉमन टेम्परेचर नहीं मिल जाता। तो कैनोनिकल इन सिंबल में जो है एनर्जी एक्सचेंज होता है, मैटर नहीं। मैटर यहाँ पर पार्टिकल्स है, इम्परमिएबल वॉल होने की वजह से वो एक्सचेंज नहीं होगा, लेकिन हीट एक्सचेंज हो रहा है। फिर थर्ड टाइप है ग्रैंड कैनोनिकल इन सिंबल, ग्रैंड कैनोनिकल से बड़ा, ठीक है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। ग्रैंड कैनोनिकल इन सिंबल में भी लार्ज नंबर ऑफ इसेंशियली इंडिपेंडेंट सिस्टम होंगे, जो कि इन सिंबल का डेफिनेशन है हैविंग द सेम टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड केमिकल पोटेंशियल। अब यहाँ पर टेम्परेचर, वॉल्यूम के साथ केमिकल पोटेंशियल जो है इसका सेम होगा। द इंडिविजुअल सिस्टम ऑफ ग्रैंड कैनोनिकल इन सिंबल आर सेपरेटेड बाय रिजिड, परमिएबल एंड कंडक्टिंग वॉल। इन सिस्टम को अलग कैसे किया है, रिजिड वॉल से किया है, ताकि वॉल्यूम में कोई चेंज, एक स्ट्रॉन्ग वॉल होगा तो हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो बिल्कुल छोटा कंप्रेस नहीं हो जाएगा, ठीक है। परमिएबल और कंडक्टिंग वॉल्स का हमने यूज किया है। कंडक्टिंग का मतलब वो हीट को एक्सचेंज कर सकते हैं, परमिएबल मतलब यहाँ पर डैश डैश दिया ना, तो जो बीच में गैप है वहां से पार्टिकल्स जा सकता है। तो यहाँ पर जो है हीट भी एक्सचेंज होगी और पार्टिकल्स भी एक्सचेंज होगी अलग अलग सिस्टम्स के बीच में, इन सच अ वे दैट ऑल सिस्टम अराइव एट कॉमन टेम्परेचर एंड द केमिकल पोटेंशियल। हीट एक्सचेंज होगी तो सारों का टेम्परेचर एक ही बन जाएगा, एंड पार्टिकल जब एक्सचेंज होगी तो सारों का केमिकल पोटेंशियल जो है वो एक ही बन जाएगा, और वही देता है हमें ग्रैंड कैनोनिकल इंसेंबल। तो वही चीज यहाँ पर बुक में भी दिया है, काइंड्स ऑफ इंसेंबल के बारे में बताया है, और ये जो क्लासिफिकेशन है वो उस मैनर पर डिपेंड करेगा जिसमें सिस्टम जो है वो इंटरैक्ट करता है। हर किसी का खुद का एक कैरेक्टरिस्टिक होगा, खासियत होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। फिजिकल सिस्टम जो कुछ है परफेक्टली इंसुलेटेड होगा एक दूसरे के साथ, और वो इंटरैक्ट जो है वेराइटी ऑफ वेज में भी कर सकते हैं, जैसे कि एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, मैटर को एक्सचेंज कर सकता है, दोनों चीजें एनर्जी और मैटर को एक्सचेंज कर सकता है। उन बेसिस पर हमने ये जो 3 टाइप्स है वो निकाला है, बुक में तो वही लिखा है, ठीक है। फिर उसके बाद माइक्रो कैनोनिकल इंसिंबल के बारे में लिखा है, फिर उसके बाद कैनोनिकल इंसिंबल के बारे में लिखा है, वही सेम है, मैंने किसी भी लाइन को स्किप नहीं किया, वही सेम चीज लिखा है यहाँ पर, ठीक है। जब हम माइक्रो कैनोनिकल इंसिंबल से कैनोनिकल इंसिंबल की तरफ जाते हैं तो हम जो है एक ऐसे इंसिंबल से जिसमें एनर्जी, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, एक ऐसे इंसिंबल की तरफ जाते हैं जिसमें टेम्परेचर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है। तो यहाँ पर जो एनर्जी कांस्टेंट था पहले वाले केस में, उसको हमने रिलैक्स कर दिया है, उसको हमने फ्री कर दिया है, छोड़ दिया है, और इसके वजह से क्या होगा, थर्मोडायनेमिक्स में जो हम कैलकुलेशन करते हैं वो सिंपल बन जाएगा, जहाँ पर एनर्जी का एक्सचेंज होता है, ठीक है। पहले के केस में एनर्जी एक्सचेंज होता ही नहीं था, अब जो है एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। तो ऐसे सिस्टम्स को जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है
उनको हमें स्टडी करने में आसानी होगी। नाउ नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप में हम क्या करेंगे, जो सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स वाला कंडीशन है आगे के दो टाइप्स में, उसको हम स्किप कर देंगे, उसको हम छोड़ देंगे, अबैंडन कर देंगे, क्योंकि केमिकल प्रोसेस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो वेरी करता है। बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, फिजिकल प्रॉब्लम्स, जैसे कि रेडियो एक्टिव डीके। तो ऐसा कंडीशन अगर किसी एक्सपेरिमेंट में होता है तो हम इस इन सिंबल को एज एन एग्जाम्पल रिलेट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा है does an ensemble in which a system exchange energy but not matter is called canonical ensemble। ठीक है, तो एक ऐसा ensemble जिसमें सिस्टम जो है एनर्जी को तो एक्सचेंज करता है लेकिन मैटर को नहीं, उसे हम कैनोनिकल ensemble कहेंगे। और एक ऐसा ensemble जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज होता है सिस्टम्स के बीच में, जिससे ensemble बना हुआ है, उसे हम ग्रैंड कैनोनिकल ensemble कहेंगे। एक ऐसा ensemble जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज नहीं होते, उसे हम माइक्रो कैनोनिकल इनसेंबल कहेंगे। एक आइसोलेटेड सिस्टम से सिमिलर ही है लेकिन यहाँ पर ग्रुप ऑफ सिस्टम्स है। ठीक है, तो हम इनसेंबल को चूज कर सकते हैं फिजिकल सिचुएशन को ध्यान में रखकर, जैसे कि माइक्रो कैनोनिकल इनसेंबल जो है यहाँ पर फंडामेंटल है, बुनियादी है। ये एक ऐसे सिचुएशन को कंसिडर कर रहा है जिसमें जो सिस्टम है वो एक दूसरे से आइसोलेटेड है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस भी नहीं हो रहा है। तो ये जो है आइसोलेटेड सिस्टम्स के लिए बेस्ट होगा। हाउएवर अगर कोई एनर्जी एक्सचेंज होता है सराउंडिंग के साथ तो हम कैनोनिकल इनसेंबल का यूज कर सकते हैं ऐसे सिस्टम्स को डील करने के लिए। और ये जो कैनोनिकल वाला इनसेंबल है वो तो रिजल्ट देता है जब कंस्टिट्यूएंट इंटरैक्ट कर रहे हो स्ट्रांगली, जो सिस्टम्स है वो एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली इंटरैक्ट भी कर रहे हो, तब कैनोनिकल इनसेंबल जो है वो रिजल्ट दे देता है। फिर उसके बाद यूजेस ऑफ इनसेंबल दिया है। इन प्रैक्टिस हमने 3 मेन टाइप्स ऑफ इनसेंबल को अभी कंसिडर किया और ईच इनसेंबल जो है वो अलग अलग एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन के लिए है। इनफैक्ट जो 3 इनसेंबल है जिसको इंट्रोड्यूस किया अभी ऊपर, वो जो है सिर्फ एग्जाम्पल्स है इनफिनाइट नंबर ऑफ इनसेंबल्स का। ठीक है, जिसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो इनफिनाइट नंबर में से 3 इनसेंबल को हमने अभी कंसिडर किया है और ये जो है 2 रीजंस के लिए यूजफुल होता है। सबसे पहले ये जो है जो टाइप्स होता है थर्मोडायनेमिक मेजरमेंट का, जो कि हम अक्सर करते हैं प्रैक्टिस में, उसको अप्रोक्सीमेट कर सकता है। उसका नियरली इक्वल वैल्यू जो है ये करस्पॉन्ड कर सकता है, इसको हम मान सकते हैं, इससे जो हमें वैल्यू मिलेगा। नंबर 2 जो है लार्ज नंबर ऑफ सिस्टम में क्या होता है, हमें जो है थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज का जो वैल्यू है उसको फाइंड करने में ये यूजफुल होता है। इस इनसेंबल का यूज करके हम थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज का वैल्यूज निकाल सकते हैं जो कि मेथड ऑफ मेजरमेंट से सेंसिटिव ना हो। ठीक है, किसी भी वैल्यू को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं जो कि सिंपली निकल जाता हो। वैसे वैल्यूज थर्मोडायनेमिक वैल्यूज निकालने के लिए ये यूजफुल है और थर्मोडायनेमिक मेजरमेंट्स में भी यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, जो फेज स्पेस और इनसेंबल है वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है। यहाँ पर हाईलाइट करके बुक में भी दिया है कि हम जो है इस चीज को बाद में बुक में यूज नहीं करेंगे, लेकिन हम इस चीज को समझ लेते हैं। फेज स्पेस और इनसेंबल को क्यों समझते हैं? क्लासिकल जो स्टेटिस्टिक्स है उसको समझने के लिए। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्वांटम स्टेटिस्टिक्स आ गया और जो क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स है वो लिमिटेशन है क्वांटम स्टेटिस्टिक्स का। जो भी टॉपिक्स अभी हमने पढ़े उस पे जब लिमिटेशन आया, उस पे जब प्रॉब्लम्स आए, वो जब यूज नहीं हुआ, तब क्वांटम स्टेटिस्टिक्स आया। तो क्वांटम स्टेटिस्टिक्स जो है उसके बारे में मेरे बुक में दिया है, ये वाला टॉपिक नहीं दिया, ये क्लासिकल स्टेटिस्टिक्स में आता है। तो यही है आज का टॉपिक, स्टैटिस्टिकल इनसेंबल्स।